मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप रिपब्लिक भारत देख रहे हैं और रिपब्लिक भारत पर इस वक्त हम सबसे महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीरें जो निकलकर सामने आई थी वो थी गंगा में लाशें बहाना, गंगा में लाशें तैरना। और हम सबके जहन में क्या कौंध रहा था कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जो इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह हो सकते हैं। लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है और इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे वो दो लोग कौन हैं जिन्होंने जाकर नदी में एक कोरोना पीड़ित जो कि डेथ हो गई इसकी, उसका शव बहाया। तो गुनाहगार कौन है? डॉक्टर, अस्पताल, सरकार या ऐसे लोग जिन्होंने सारे नियमों को ताक पे रखा? नदी में फेंक रहे संक्रमित शव, पीपीई किट में इंसानियत के दुश्मन, महामारी के दुश्मनों में परिवार भी शामिल। कोरोना मरीज का शव नदी में फेंका। यूपी के बलरामपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। इंसानियत को तार-तार करने वाली ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। दो लोग राप्ती नदी के पुल पर शव को फेंक रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इन दो लोगों में मृतक के परिवार का सदस्य भी शामिल है। यानी इस कोरोना मरीज की न तो अस्पताल ने सुध ली और न ही परिवार ने। कोरोना से संक्रमित शव को बेरहमी के साथ नदी में फेंक दिया गया। शव को राप्ती नदी में फेंके जाने के दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल हो गया है। ये दरिंदे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस बात से पल्ला झाड़ रहा है कि अस्पताल की इसमें कोई गलती। जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद बलरामपुर पुलिस ने मृतक के भतीजे संजय शुक्ला और सफाई कर्मी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक अपराधी अभी भी फरार बताया जा रहा है। कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। वहीं पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की भी तलाश कर रही है। लेकिन सवाल है कि ये तो केवल एक वीडियो सामने आया है जिसमें पता चला कि शव नदी में फेंके जा रहे हैं। लेकिन क्या और भी शव राप्ती में फेंके जा रहे हैं? नदी में कोरोना संक्रमितों का फेंका जाना आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़। ऐसे में इन इंसानियत के दुश्मनों पर प्रशासन कब एक्शन लेगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना से ये जंग हम सबकी है। ऐसे में हम गुजारिश आपसे यही करेंगे कि कृपया आप इस तरीके के कोई भी कदम ना उठाएं जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। अब मोदी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। आज मोदी सरकार ने अपने 7 साल पूरे कर लिए और आज ही के दिन की अगर हम बात करें तो ये इत्तेफाकी है कि 77वीं दफा पीएम मोदी ने मन की बात की। और आज जब उन्होंने मन की बात की तो सिर्फ कोरोना की चर्चा नहीं बल्कि आतंकवाद की चर्चा उन्होंने ये भी दोहराया कि जो 7 साल में हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ है। विपक्षी और बात है कि इस पर भी राजनीति करते हैं, लेकिन इस पूरे दौर को लेकर उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आतंकिस्तान को पीएम की 2 टूक। भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध। देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। देशवासियों से संवाद, विरोधियों को जवाब। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। जो 7 साल में किया वो दशकों में नहीं। ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वीं बार मन की बात की।
पीएम मोदी ने कोरोना काल में मन की बात में कोरोना से जुड़े मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा और कोरोना वॉरियर्स पर देशवासियों से बात की। कोरोना महामारी से जंग जारी है और इस जंग में देश डटकर सभी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। वहीं जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी के दूसरे साल में कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए बीजेपी के 7 साल का जिक्र किया। सरकार के कामकाज को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 7 साल में समर्पण के भाव से काम किया। जो काम दशकों में नहीं हुए, वो 7 साल में हुए। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी हैं और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत दबाव नहीं, अपनी सोच से चलता है। भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में देश में आई प्राकृतिक आपदा पर देशवासियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि देश की जनता प्राकृतिक आपदा से पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जनहानि हुई। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है। केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश के अन्नदाता की भी बात की। कोरोना काल में किसानों को देश में संकट से उबारने वाला बताया। इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को दर-दर ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार ने विदेश से संपर्क कर जल्द से जल्द देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश ने आपदा के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। चुनौती के इसी समय में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने-कोने में पहुंचाई। पीएम मोदी ने 77वीं मन की बात में कोरोना वॉरियर्स से बात की और देशवासियों से चर्चा में पीएम ने लोगों का महामारी से डटकर सामना करने के लिए हौसला बढ़ाया और कहा, जहां सफलताएं होती हैं वहां परीक्षाएं भी होती हैं। हमने कोरोना के रूप में कड़ी परीक्षा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लैब टेक्नीशियन प्रकाश कांडपाल से बातचीत की, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की और उन्होंने कैसे इन भावनाओं को जिक्र किया, सुनिए रिपोर्ट के साथ। आज प्रधानमंत्री से आप रूबरू हुए, उनसे बातचीत करी आपने, कैसा, सबसे पहला सवाल रहेगा कि कैसा लगा आपको? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई मैडम, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। एक अलग ही अनुभूति है जब देश के प्रधानमंत्री हम जिस स्तर पे काम करते हैं उस स्तर के कर्मचारी से बात करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को आगे आकर पूछा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आप कोविड-19 की एक लैब में काम करते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है इस समय में काम करना, क्या परिस्थितियाँ वहाँ बनती है, क्या सब कुछ होता है? मैडम, मैं दिल्ली सरकार के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में कार्यरत हूँ। पिछले 1 साल से मैं कोविड में लैब में काम कर रहा हूँ। तो समस्या ये होती है कि आपको कम समय में ज़्यादा काम करना है और बेहिसाब काम करना है। दिन रात किसी भी टाइम आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होता है। काम भी ऐसी परिस्थिति में करना होता है कि हमें त्रिस्तरीय अपनी जो सुरक्षा की पोशाक होती है उसके अंदर काम करना होता है। आरंभ में तो जब मैं गया था तो मुझे तो उस पोशाक में 15 मिनट भी ठहरना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास हुआ और जब हम बाहर की स्थिति देखते थे तो लगता था कि हम इस राष्ट्र को हमारे काम की ज़रूरत है, तो कैसी भी परिस्थिति हो। और फिर कभी ये भी आता था कि आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारे सैनिक तो हमेशा ही उस स्थिति में रहते हैं, सीमाओं पे विषम परिस्थितियों में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्वाधीनता से पूर्व हमारे वीर सेनानियों ने भी बहुत बलिदान दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जो कि 24 घंटे इस देश की सेवा कर रहे हैं, तो इनसे मैं प्रेरणा लेके अपने इस दबाव को कम कर लेता हूँ। लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से मानसिक रूप पे वो स्ट्रांग रहें और क्या ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए डील करने के लिए? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि निराश बिल्कुल ना हों, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। जो विभिन्न मिथ्याएं और भ्रांतियां फैली हुई हैं उन पे बिल्कुल ध्यान ना दें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ और सशक्त जीवन प्रणाली को अपनाएं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। जो भी मूलभूत सिद्धांत है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, दवाई भी, कड़ाई भी मूलभूत सिद्धांत हैं। जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय आपको दिशा निर्देश देते हैं उनका पालन करें। नंबर आने पे आप वैक्सीनेशन अवश्य लें। सकारात्मक रहें, देश के नेतृत्व पे भरोसा करें। हमारा देश का नेतृत्व हमारी वैज्ञानिक संपदा, सांस्कृतिक धरोहर के सामंजस्य और सहयोग से शीघ्र अतिशीघ्र इस महामारी पर विजय अवश्य प्राप्त करेगा। – 2018 से लेकर अब तक कई दफा इस देश की सियासत गरमाई मेहुल चोकसी के नाम पर, लेकिन अब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है, क्योंकि अब भारत में उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है और पीएनबी घोटाले को लेकर जो उसके आरोप हैं, अब सजा के दिन पूरे हो चुके हैं। अब जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भारत के जेल में होना होगा। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लाया जाएगा हिंदुस्तान। चोकसी को लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंचा। डगलस एयरपोर्ट पर खड़ा है भारतीय विमान। एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है मेहुल चोकसी। जनवरी 2018 में भागा था मेहुल चोकसी। डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को कभी भी भारत वापस लाया जा सकता है। क्योंकि भगोड़े मेहुल को वापस लाने के लिए
भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच चुका है। बुधवार को मेहुल चौकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, देश के भगोड़े मेहुल चौकसी के पास फिलहाल एंटीगुआ की नागरिकता है। इसके बाद मेहुल की करतूतों से परेशान होकर एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से उसे भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पुष्टि की है कि भारत से एक निजी जेट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर पहुंचा है। बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी अभी डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है। To make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi returned directly to India. डगलस एयरपोर्ट पर खड़े इस जेट से चौकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी को कभी भी हिंदुस्तान लाया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्राउन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मेहुल को भारत को सौंपने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। उनका मानना है कि मेहुल को प्राइवेट जेट के जरिए अगले 48 घंटे में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही मेहुल ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। इस मामले में अलग अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर चुकी है। बता दें, चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चौकसी का भांजा नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है। इससे पहले शनिवार को चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई थी। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसकी बाईं आंख में चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है। साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चौकसी से मारपीट की गई। वहीं मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चौकसी के घर पर ताला लटका हुआ है, लेकिन घर के दरवाजे और दीवारों पर सरकारी नोटिस का ढेर लगा हुआ है। इनमें से ज्यादातर नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई दूसरे बैंकों के हैं। फ्लैट के दरवाजे के पास फर्श पर कई सारे नोटिस बिखरे पड़े हैं। ये सारे नोटिस साल 2019 से लेकर 2021 तक के हैं। जबकि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि अब देश के भगोड़ों की जगह भारत की जेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भारत में इस वक्त लोग कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। सरकार भी अपने स्तर से युद्ध स्तर पे कोशिश कर रही है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लेकिन इस देश में जो विपक्षी खेमा है वो पहले वैक्सीन के नाम पे भ्रम फैलाने की कोशिश करता है और अब वैक्सीन को लेकर रोना रोता है। उसे फर्क ही नहीं मालूम है कि सरकार की लापरवाही उजागर करने और लोगों को भ्रम में डालने में बहुत बड़ा फर्क होता है और इस फर्क की ही वजह से आज कितने ही वैक्सीन के डोज बर्बाद हुए। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। हर तरफ कोरोना से त्राहिमाम है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिस समय देश को एकजुट होकर कोरोना जंग में लड़ने की जरूरत है, वहीं विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी महामारी में सियासत कर रहा है। पहले मोदी वैक्सीन, अब टीके के लिए चिल्ला रहे। तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं के हौसले को गिराया। हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। कोरोना संकट पर सियासत भारी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। विपक्ष का भ्रमजाल, सरकार का प्रहार। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। सियासत छोड़कर कब साथ आएगा विपक्ष? में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। देश एक भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को काबू में लाने के लिए सरकार देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है और देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ भी रही है, जिससे कोरोना के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। लेकिन विपक्ष राजनीति पर अड़ा हुआ है। वो विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था, जिस संजीवनी की देश को जरूरत थी उस पर राजनीति जारी थी। यहाँ तक कि वैक्सीन को मोदी वैक्सीन तक बता दिया गया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। यानी जो लोग वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे थे वो खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों पर नड्डा ने जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कहा, विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। भ्रम की राजनीति ऐसी कि विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था वो फिर वैक्सीन की कमी का रोना लेकर बैठ गए। वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा दें। विपक्ष वैक्सीन पर कितनी ही सियासत करता रहे, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन और देश के लिए लगातार काम कर रही है। देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही देश को 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। जून 2021 यानी अगले महीने राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल जाएगी। नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है, देश में हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष को केवल मुद्दा चाहिए, वैक्सीन हो या लॉकडाउन। देश की जरूरत पर बात नहीं, केवल राजनीति करनी है। पाकिस्तान है आखिर, अपनी हरकतों से कभी बास नहीं आता है, लेकिन अब उसका गंदा प्लान एक बार फिर से डिकोड हो चुका है। पीओके में बैठकर वो कैसे साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, उसके लिए भारत ने क्या तैयारी की है? भारत ने तैयारी की है इजराइल मॉडल के जरिए पाकिस्तान को जवाब देने की। पीओके में पाकिस्तानी सेना की साजिश।
टोली पीर में बड़ी संख्या में सेना की मौजूदगी। पाकिस्तानी सेना ने संचार सैटेलाइट भी लगाया। सैटेलाइट का सेना मुख्यालय से संपर्क। इजराइल मॉडल से होगा पाकिस्तान का इलाज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की कुर्सी दीमक लगने से चरमराने लगी है। यानी पाकिस्तान का विपक्ष इमरान खान पर इतना हावी हो चुका है कि उनकी कुर्सी कभी भी खिसक सकती है। लिहाजा आर्मी चीफ बाजवा ने इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ नई चाल चली है। पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में सेना की तैनाती कर दी है और टोली पीर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। यही नहीं, आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तानी सेना का दमखम दिखाने के लिए संचार सैटेलाइट भी लगाया है और उस सैटेलाइट का पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से सीधा संपर्क है। यानी सेना मुख्यालय में बैठकर आर्मी चीफ बाजवा हर हरकत पर नजर रख रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में साफ कर दिया है कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। वहीं भारत के परमाणु हथियार और मोदी सरकार से पाकिस्तान की घिघी बंध गई है। तो पाकिस्तान को कैसे भारत सबक सिखाने वाला है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप देख चुके हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े रहिए।